सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के कृतित्व से सभी साहित्य प्रेमी भली भांति परिचित हैं। आज उनकी ही एक प्रसिद्ध कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी, एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लिखक परिवार के YouTube चैनल पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूँ सविता मिश्रा अक्षजा द्वारा संपादित किस्से खाकी के कहानी संकलन से अज्ञेय जी की एक कहानी, दारोगा अमीचंद। यूं तो जिस जेल की यह बात है उसका नाम मैं बता देता, पर मुश्किल यह है कि उसके साथ फिर दारोगा का नाम भी बताना पड़ेगा, या आप खुद पता लगा लेंगे। और एक कहानी के नाम पर किसी को दुख देना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता, फिर चाहे कहानी सच्ची ही क्यों न हो। इतना बता सकता हूँ कि बात सन 34 की है, जब देश भर की जेलें दूसरी बार खचाखच भर रही थीं और A, B, C क्लासों में बंटकर अलग अलग दलों के बिल्ले लगाकर भी बहुत से असंतुष्ट आंदोलक सियासी के नाम से एक बिरादरी में शामिल होकर अपने दिन बिता रहे थे। कहने को कह लीजिए कि वह हजारा की जेल थी, क्योंकि हजारा जेल पंजाब की शायद सबसे बड़ी जेल थी, और सच को छिपाना ही है तो उसे झूठ में नहीं, बड़प्पन में छिपाना जरा भला मालूम होता है। मैं हजारा जेल में नया नया आया था, तब तक B क्लास लेकर लाहौर की जेल में सूने मगर आराम के दिन काटता रहा था। एक और सूनेपन से उबर कर कुछ झगड़ा कर बैठा तो C क्लास हो गई, और तब मैं हरिपुर हजारा की जेल भेज दिया गया। मैंने सोचा कि चलो आराम गया तो सूनापन भी जाएगा, जीवन में कुछ गति आएगी। हजारा की बड़ी जेल में कुछ रंगीनी तो होगी, कहीं अधिक स्याह रंग होंगे तो कहीं लाल उजला नौरंगी रंग भी तो उभरेगा ही, और इसमें मुझे निराश नहीं होना पड़ा। यूं तो रंगीनी की मुझे सिर्फ आशा थी और स्याहपन का पक्का विश्वास, क्योंकि हजारा के नए दारोगा साहब, जिनकी बात सुन रहा हूं, एक नंबर जालिम मशहूर थे। अटक जेल में मार्शल लॉ के पुराने कैदियों के साथ उन्होंने जो जो ज्यादतियां की थीं, उसे पंजाब भर की जेलों में लोग जानते थे, और उन्हीं के कारण दारोगा अमीचंद अटक वाला हो गया था। यद्यपि उनकी बदौलत अब वह दारोगा से बढ़कर डिप्टी साहब हो गए, और राय साहब का खिताब भी उन्हें मिल चुका था। यह भी सुना जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर का ऑर्डर भी उन्हें शीघ्र मिलने वाला है। इन्हीं दारोगा साहब की वजह से अटक जेल का भी आतंक सूबे भर में फैल गया था। जिसको अटक भेजा जाता था वह समझ लेता कि उसे द्वीपांतरित किए बगैर काले पानी भेजा जा रहा है, और जो सुनता था जान लेता था कि जिसे भेजा गया है वह या तो बड़ा दबंग और खतरनाक सियासी कैदी है, जिसके आत्माभिमान को सरकार जैसे भी हो तोड़ना चाहती है, या फिर कोई ऐसा दुष्ट और लाइलाज इखलाकी जिसे सब सजाएं देकर जेल वाले हार गए हों, यानी जो जेल के मुहावरे में खलीफा हो चुका हो। अटक जेल की जिन बारकों में खलीफा को रखा जाता था, उनके बड़े हौलनाक वर्णन पंजाब की जेलों में प्रचलित थे, और उनके प्रचार से दारोगा अमीचंद का आतंक और भी बढ़ता जाता था। दारोगा अमीचंद की एक और बात भी मशहूर थी, वह यह कि उनका चेहरा ऐसा रौबीला है कि मामूली कैदी तो उनकी शक्ल देखकर ही थर थर कांप उठते, और कहीं किसी की ओर वह एक नजर देख दें तो बस उसके औसान खता हो जाएं। यूं अमीचंद डील डॉल से साधारण थे, कद मंझला पर अकड़ कर चलते थे, शरीर कुछ भारी पर चाल में कुछ ऐसा कटाव छटाव और फुर्ती कि जब वह परेड पर निरीक्षण के लिए आते तो कैदी मानो अकस्मात ही
आधा कदम पीछे हट जाते। अमीचंद थे तो खत्री, पर अपनी घनी मूछें ऐसी उमेट कर रखते थे कि ठाकुर ठकुराई भूल जाएं। मोम लगाकर मूछों की नोक का कसाव कुछ ऐसा तीखा रखते थे मानो तारकशी का काम करने वाले किसी अच्छे कारीगर ने लोहे के तारों के लच्छे लेकर उन्हें बंटकर नोक दे दी हो। बात मशहूर थी कि दारोगा अपनी मूछों को बंटते रहते हैं और तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक कि नींबू उठाकर मूछों की नोक पर उसे भोंक कर तसल्ली न कर लें कि नींबू उससे आर पार छिद जाता है। मानो कोई जल्लाद रोज किसी को सूली पर चढ़ाकर देखा करे कि वह ठीक जमी है कि नहीं। लोग कहते ही तो थे, दारोगा अमीचंद, वह तो पूरा जल्लाद है, उसकी मूछें नहीं देखी तुमने। किस्सा कोताह। मैं जब हरिपुर पहुंचा तो दारोगा अमीचंद वहां नए नए तैनात होकर आए थे। उन दिनों हजारा जेल में बहुत से अकाली कैदी थे। बहुत दिनों से जेल वालों से इनकी चल रही थी और सब जानते थे कि इन्हीं को ठीक करने के लिए अटक के जल्लाद को वहां भेजा गया है और इस चुनौती को अकालियों ने तत्काल स्वीकार कर लिया। जेल में तो यह ऊब से बचने का एक उपाय है, फिर अकाली तो अकाली ठहरे। यूं बात कुछ नहीं थी। अकाली लोग सवेरे खाने पर बैठे तो किसी एक अकाली की दाल की बाटी में कंकड़ निकले। दाल में कंकड़ निकलना साधारण बात ही माननी होगी। फिर जेल की दाल, मगर वह तो ठन्नी थी, कोई हीला चाहिए था। अकालियों ने खाना छोड़ दिया। कहा कि अब तो रोटी वे तब खाएंगे जब दारोगा अमीचंद आकर मुआयना कर लें कि खाना कितना खराब है। और जब लड़ाई छिड़ ही गई तो फिर वाजिब और गैर वाजिब को कौन पूछता है। लड़ाई में तो साधारण आदमी भी कुछ अनरीजनेबल हो जाते हैं। फिर वाहेगुरु का खालसा। उन्होंने एक लंबी सूची बनाई कि उनकी क्या क्या शिकायतें या कह लीजिए मांगे हैं, और जब तक वे पूरी न हो वे जेल की डिसिप्लिन नहीं मानेंगे। हर अकाली को आधा आधा सेर दूध मिले, रात को उनकी कोठरियां खुली रहें, मशक्कत उन्हें न दी जाए, दाल की बजाय महाप्रसाद मिले। छोटी बड़ी 20 मांगे उनकी तैयार हो गईं। उधर दारोगा भी अपना लोहा मनवाने को उतावले थे। उन्होंने कहलवा दिया कि कैदी कैदी हैं, उन्हें कोई फरियाद करनी हो तो परेड के दिन कर सकते हैं, धौंस कोई नहीं मानेगा और डिसिप्लिन न मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात बढ़ती ही गई। अकालियों को एक पर एक सजाएं मिलने लगी। धीरे धीरे मामला जेल के बाहर फैलने लगा और क्रमशः सूबे में यह बात फैल गई कि अमीचंद अटकवाला हजारा में नई लड़ाई ले रहा है अकालियों से। अगर बात ने और तूल पकड़ा तो शायद लोग अमीचंद न कहकर हजारे वाला कहने लगेंगे। दारोगा अमीचंद खुश थे। उनका छोटा सा शरीर कुछ और भी अकड़कर चलता, पैंट की क्रीज कुछ और भी कटार की धार सी तीखी नजर आती और मूछों की ऐंठन तो ऐसी मानो नींबू तो क्या, अगर बिल्लौर की गोलियां भी होंगी तो बिंध जाएंगी। लेकिन बात फैलने के कुछ ऐसे ही असर हुए जिनके लिए दारोगा तैयार नहीं थे। सूबे भर में उनका जो दबदबा था, जिसकी वजह से उन्हें इंस्पेक्टर जनरल भी जानते थे, उनका एक पहलू यह भी था कि 1 महीना हो गया और अभी तक दारोगा अमीचंद भी कैदियों का विद्रोह कुचल नहीं पाए। तब या तो वह काम में ढील देने लगे हैं या फिर मामला ही कुछ संगीन है। हड़ताल ही नहीं, बलवे का अंदेशा है। इंस्पेक्टर जनरल ने तय किया कि वह मुआयना के लिए आएंगे और जेल को सूचना दे दी गई। हम लोगों को यह बात तत्काल नहीं मालूम हुई, बल्कि हमसे छिपाने की खास वजह थी। दारोगा साहब ने सोचा कि जहां मुआयना एक मुसीबत है, वहां एक मौका भी है। अगर आईजी के आने पर वह उन्हें यह सूचित कर सकें कि बलवा उन्होंने शांत कर दिया है, तो उनकी सफलता दूनी होगी और उनका रौब भी सीधे आईजी पर काफी पड़ेगा। आमने सामने की बात और होती है और किसी जिले से आई हुई रिपोर्ट की बात और, मगर बलवा दबे तो न। जुल्म तो उन्होंने बहुत कर लिए, अकालियों पर कोई असर नहीं हुआ।
मानो गैंडे की पीठ पर कोड़े पड़ रहे हों। 100 पड़े तो क्या और 1000 पड़े तो क्या। सहसा ऐलान हुआ कि सवेरे परेड होगी और डिप्टी साहब अकालियों के वार्ड में जाएंगे। अकाली कैदी तैयार हो गए कि शायद कोई नया अत्याचार होने वाला है, मगर परेड में जाकर डिप्टी साहब ने कहा, तुम लोग अभी झगड़ा करके थके नहीं, क्या फायदा है, और जेल तो जेल है, यहाँ तो कानून मान के रहना पड़ेगा, क्यों मुसीबत उठाते हो। उनकी नजर कतार पर फिरती हुई एक जगह रुक गई। जिस पर रुकी उसने उत्तर दिया, मुसीबत तो ऐसे भी है वैसे भी, फिर क्यों ना अकड़ कर रहा जाए। डिप्टी साहब की आंखें दबे गुस्से से छोटी छोटी हो आईं, मगर उन्होंने समस्वर में कहा, अच्छा चलो, तुम लोगों ने बहुत दिखा लिया कि तुम अकाली हो, और मैं भी अटक वाला दारोगा अमीचंद हूं। अब काम की बात करो, तुम लोग क्या चाहते हो। 2-3 कैदियों ने कहा, हमारी मांगे आपको मालूम है, उन्हें पूरा कर दो बस। पूरी शर्तें तो खुदा की भी नहीं मानी जाती। तुम लोग आपस में सोच विचार कर तय कर लो और 5 आदमियों का डेपुटेशन मेरे दफ्तर में भेज दो, मैं विचार करके फैसला करूंगा। डिप्टी साहब चले गए। परेड बर्खास्त हो गई। उनकी मूछों की चमकीली काली ऐंठन अकालियों के दिल में सुई सी चुभती रही, पर उन्होंने 5 पंचों को चुनकर बातचीत चलाने का काम उन्हें सौंप दिया। मसल मशहूर है, एक खालसा 1.25 लाख, फिर 5 पंचों में अगर 25 मत हो गए तो क्या अचंभा। बड़ी देर चकचक चली। कुछ की राय थी कि दारोगा सीधे रास्ते पर आ गया है, यानी मांगों में और नई मांगे जोड़कर जाना चाहिए। किसी का ख्याल था कि नहीं, समझौता करना चाहता है तो कुछ रियायत तो होनी ही चाहिए। बीच में कई तरह के मत थे। फिर यह भी सवाल था कि रियायत हो तो किस या किन शर्तों पर, इसके बारे में भी मतभेद था। अंत में एक बुजुर्ग ने कहा, भाइयों, मेरी बात मानो तो मैं एक सलाह दूं। सबने पूछा, क्या। वह यह है कि हम लोग अपनी सब मांगे वापस ले लें, दारोगा से कहें कि जाओ, हमने तुम्हें बख्शा, और जो सुलह करने आए उससे बनिए की तरह मोल तोल नहीं करना चाहिए। सब लोग अचकचाकर बूढ़े सरदार की ओर देखने लगे। क्या महीने भर का सब संघर्ष व्यर्थ जाएगा। जितनी सजाएं, जितने अपमान उन्होंने सहे थे, एक बार उनकी आंखों के आगे दौड़ गए। एक ने कहा भी, आपसे इसकी तवक्को नहीं थी। बूढ़े ने अविचलित भाव से कहा, सिर्फ एक बात हम अपनी तरफ से रखें। वह क्या। वह यह है कि हमारा दारोगा से कोई झगड़ा नहीं है, मगर वह भी हम पर हेकड़ी जताना छोड़ दे। बस एक बार वह हमारे सामने अपनी मूछें नीची कर ले, फिर हम उनके सब कायदे कानून मान लेंगे। बात बिल्कुल अप्रत्याशित थी। सब थोड़ी देर चुप रहे। फिर किसी ने कहा, हमको तो बात जचती नहीं, लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। दारोगा का क्या है, कल को फिर मुकर जाए तो सारी तकलीफें फिर शुरू से उठानी पड़े। बूढ़े ने कहा, वह बात तो शर्तें मनवाने पर भी हो सकती है। आज मान ले, कल मुकर जाए तो फिर भूख हड़ताल हो, मगर लड़ाई बीच में छोड़ना तो खालसे का काम नहीं। पर शरण आए दुश्मन को दबाना भी तो ठीक नहीं। मैं तो कहता हूं कि एक बार आजमा कर तो देखो। अंत में बात मान ली गई। 5 का भी डेपुटेशन नहीं आया, केवल बूढ़ा सरदार अकेला भेजा गया। दफ्तर में जाकर उसने कहा, डिप्टी साहब, आप सुलह करना चाहते हैं तो हम भी राजी हैं, हम अपनी सब मांगे वापस लेते हैं। डिप्टी साहब ने कुछ अचंभे में मगर अपनी खुशी को भी छिपाते हुए कहा, क्या। वैसे चाहिए यही। जो काम लड़कर नहीं होता वह दबकर रहने से होता है। तुम राय साहब अमीचंद को जानते नहीं। मैं कानून वानून की परवाह नहीं करता। मैं चाहूं तो तुम्हारी बैरक में पीपे के पीपे घी के भिजवा दूं, चंदन के बाग लगवा दूं। हाँ, चंदन के बाग। हमारी दरख्वास्त
सिर्फ इतनी है कि आप हमारे सामने एक बार अपनी मूछें नीची कर लें। क्या? दारोगा साहब की त्योरियां चढ़ गई, मगर सामने शायद आईजी के दौरे का प्रोग्राम रखा था। तुरंत ही संभल कर बोले, तुम जा सकते हो, तुम्हारी दरखास्त पर गौर करूंगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब पौ फटने के बाद जमादार ताले खड़काकर देखकर सब अच्छा चिल्लाकर अभी गए ही थे, बारकों की कोठरियों के दरवाजे अभी खुले नहीं थे, दारोगा अमीचंद सहसा अकालियों की बारक के फाटक पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। दारोगा के साथ कोई अमला नहीं था, यहां तक कि चाबियां लिए चीफ हेड वार्डर भी नहीं। फाटक पर खड़े होते ही अकालियों के पंच भीतर उनके सामने आ गए। दारोगा ने कहा, तुम लोगों की दरखास्त पर हमने विचार कर लिया। हमें तुम्हें आखिर साथ रहना है। न तुम जेल छोड़कर भागे जा रहे हो, न हमें सर्विस छोड़कर जा रहे हैं। फिर हेकड़े की क्या बात? आपस में तो खींचतान होती ही रहती है, उससे कोई छोटा थोड़े ही हो जाता है। कभी हमने दबा लिया, तुम दब गए, कभी तुमने जोर मारा तो हमने पैंतरा बदल लिया, कभी हमने तुम्हारी गर्दन नाप ली, कभी तुम्हारे सामने हमने मूछें नीची कर ली। कहते कहते उन्होंने हाथ उठाया, अंगूठे और उंगली से मूछों की नोकें दबाईं और गालों पर उन्हें मलते हुए नीचे को मोड़ दिया। ऐठन के बल तो भला क्या मिटते, पर मोम तो था ही। मूछों के दाएं बाएं दोनों गुच्छ ऐसे हो गए मानो फुलचूही सी बहुत छोटी मगर काली चिड़िया कीड़ा वीड़ा पकड़ने को चोंच झुकाए हो। दारोगा ने कहा, लो, इससे कुछ आता जाता थोड़े ही है, बस अब हमारी सुलह। मैं अभी जमादार को भेजता हूं कि बैरक खोल दे। कहते कहते वह लौट पड़े। अहाते के फाटक तक पहुंचने के पहले ही उन्होंने मूछें फिर ऐंठकर पूर्ववत कर ली थी। एक हल्की सी मुस्कान ओठों के कोनों को उभार कर मूछों की ऐठन को और बल दे रही थी। मन ही मन दारोगा साहब अपनी पीठ ठोंक रहे थे। किस सफाई से, हंसी हंसी में उन्होंने सारी बात ही उड़ा दी। शर्त भी पूरी हो गई, कुछ बिगड़ा भी नहीं। 3 दिन बाद आकर आईजी देखेगा कि जेल में बिल्कुल शांति है। राय साहब अमीचंद के दबदबा के मुताबिक ही सब काम कायदे से और मुस्तैदी से हो रहा है। जब परेड लगेगी और दूसरे कैदियों की तरह अकाली भी कतार बांधकर खड़े होंगे, यह आईजी को उनके सामने गुजरते हुए कहेंगे कि इन लोगों का मामला अब सेटल हो गया है और सब जेल की डिसिप्लिन मान रहे हैं। तब कितनी बड़ी विजय का क्षण होगा वह। उधर अकालियों की बारक में कुछ कैदी बूढ़े सरदार की ओर एकटक देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रश्न था, क्या यही बात थी बस? इसमें क्या था विजय का सुख, या कि समझौते की सी शांति? दारोगा अमीचंद तो उन्हें बनाकर चला गया। कहानी तो इतनी ही है, लेकिन बात इससे आगे भी है। दारोगा अभी ड्योढ़ी तक नहीं पहुंचे होंगे कि दूसरी सियासी बारक में हमें खबर मिल गई। दारोगा अमीचंद ने अकालियों के सामने मूछें नीची कर ली और ताले खुलने से पहले जेल के 6,500 कैदियों को पता लग गया था कि दारोगा अमीचंद अटक वाले ने अकालियों के सामने मूछें नीची कर ली। दूसरे दिन आईजी के दौरे का ऐलान हुआ और तैयारी की परेड हुई। राय साहब अमीचंद कतार देखते हुए गुजर रहे थे कि एक कैदी ने हाथ उठाकर नाक के दोनों ओर अंगूठा और उंगली जमाकर धीरे धीरे ओठों से कानों तक खींचे, जैसे कोई पसीना पोंछने के लिए करे, और उसके इस हरकत पर सारी परेड के चेहरों पर एक मुस्कान दौड़ गई। राय साहब अमीचंद ने सहसा कड़े पड़कर रूखे स्वर में पूछा, क्या है? जिसे सुनकर अटक के खलीफाओं की रूहें कांप जाती। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। केवल कुछ आगे एक दूसरी जगह एक कैदी ने वैसी ही हरकत की और अब की बार हंसी भी स्पष्ट हो गई।
दारोगा साहब बड़ा कड़ा चेहरा बनाए जल्दी से मुआयना समाप्त कर चले गए। लेकिन तीसरे दिन जब आईजी आए और परेड की बिल्कुल सीधी कतारों के सामने से गुजरने लगे तो कई कैदियों ने एक साथ नाक के आसपास पसीना पोंछा और एक चौड़ी रुपहली हंसी कई कतारों के चेहरे खिला गई। आईजी ने पूछा, राय साहब अमीचंद, क्या बात है? आपकी जेल की डिसिप्लिन बड़ी ढीली है। राय साहब ने डूबते से स्वर में कहा, सर, इस मामले पर दफ्तर में मुझे कुछ कॉन्फिडेंशियल और रह गई। आईजी ने कहा, फिर मानो यह ध्यान करके कि राय साहब के अनुशासन को पुष्ट करना चाहिए। उन्होंने फिर ऑफ कोर्स वहीं बातें होंगी। आईजी के जाने के एक हफ्ते बाद दारोगा अमीचंद की बदली का ऑर्डर आ गया क्योंकि हजारा जेल की डिसिप्लिन बिगड़ रही थी। उन्हें मुल्तान भेजा गया, पर वे जहां पहुंचे वहां कैदियों को पहले से खबर थी। वह राय साहब अमीचंद अटकवाले की नहीं, उस दारोगा की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसने हजारा में कैदियों के आगे मूछें नीची कर ली थी। जल्दी ही वहां से उनकी बदली हुई, पर जहां भी वह गए उनकी कीर्ति उनसे पहले पहुंची और कैदियों का अनुशासन उनसे नहीं बन पड़ा। अंत में डिप्टी से फिर दारोगा होकर वह एक छोटी जिला जेल के इंचार्ज बनाए गए। मगर पंजाब भर में ऐसी कोई जेल नहीं थी जिसे मूंछों वाला किस्सा न मालूम हो। हार कर दारोगा साहब ने रिटायर किए जाने की दरखास्त दी और दारोगा के पद से ही पेंशन लेकर चले गए। मैं जब जेल से छूटकर आया तब वह सर्विस छोड़ गए थे। कहाँ किस उपेक्षित कोने में उन्हें मुंह छिपाने लायक जगह मिली थी यह नहीं पता। कैदियों के लिए चंदन के बाग तो क्या, अपने लिए बबूल की छाह भी बेचारे पा सके या नहीं मालूम। जेलों के खलीफा भी बड़ी जल्दी उनका नाम तक भूल गए। लेकिन आज भी अगर कोई नए इकबारे कैदी से भी पूछे तो वह मुस्कुराकर सिर हिला देगा कि हाँ, उसे उस दारोगा की बात मालूम है जिसने कैदियों के सामने मूछें नीची कर ली थी। यह थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की लिखी हुई एक कहानी दारोगा अमीचंद। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफर में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।